बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग और आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर है 6 और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है 3.3। टॉपिक का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो मालिक्यूल्स के दरमियान, वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इसका तारुफ स्टडी किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्स that present between the molecules। ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा HCl का बच्चों। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों के दरमियान जो एक फोर्स पाई जाएगी, जो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ये जो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जा रही है। एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है बच्चों, एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये जब फोर्स होती है ना बच्चों, इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये फोर्स होती है कमजोर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हम बाइंडिंग फोर्स भी कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमारी बात क्लियर हो जाए। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है ना बच्चों, IMF इसको हम बोलेंगे, आर आल्सो बाइंडिंग फोर्स। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाइंडिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक केमिकल बॉन्ड की तरह ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है, ठीक है, लाइक केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स की तरह। लेकिन दीज फोर्स आर मच वीकर देन केमिकल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट ये है कि दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस होती हैं, दीज फोर्सेस आर मच वीकर देन द केमिकल बॉन्ड। ये जो फोर्सेस होती हैं ना बच्चों, ये केमिकल बॉन्ड से जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम किस्म के एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं और इन फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी बोलते हैं। एक और नाम बच्चों इन फोर्सेस का नाम क्या है, वंडर वाल फोर्स। इन फोर्सेस को बच्चों हम वंडर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। उसके अलावा और कोई पॉइंट इसका दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर डिपेंड करती हैं हर एक के ऊपर, ठीक है। इसकी जो टाइप्स आती हैं बच्चों, टाइप्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, हम इसकी टाइप्स लिख लेते हैं। टाइप्स के अंदर आपके पास बच्चों आता है एक डाइपोल, डाइपोल फोर्स आती है इसके अंदर। एक आपके पास बच्चों आता है डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक बच्चों आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole force, instantaneous dipole and induced dipole force, जिसको हम आईडी भी बोलते हैं। ओके हो गया। उसके बाद बच्चों और कौन सी आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी आती हैं इसके अंदर, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी आ जाती हैं इसके अंदर। और इसके लास्ट पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके अंदर शामिल। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था
तो किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके बाद बच्चों टॉपिक है 3.4, टॉपिक का नाम है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उसको देखते हैं हम लोग। टॉपिक है बच्चों 3.4, 3.4 टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। दो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, दोनों को हम अलग अलग लिख देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है एंड बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को जो है वो हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। वो कहता है द बॉन्ड एनर्जी द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी is the average amount of energy required, ये वो एनर्जी की मकदार है जो चाहिए टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए भाई, ऑल बॉन्ड्स, तमाम किस्म के बॉन्ड्स को, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वो कहता है ये ऐसी फोर्स होती है जो एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जितने भी किस्म के बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, टू ब्रेक ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, ये वो एनर्जी की मकदार है, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत होती है टू ब्रेक ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जितने भी किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं उन तमाम बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं बच्चों बॉन्ड एनर्जी। आई होप कि आपको बॉन्ड एनर्जी की डिफाइन समझ में आ गई होगी। बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो कहता है कि इट इज डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली जो हम निकालते हैं, ये चीज भी आप लोगों ने जेब में रखनी है। इट इट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं साथ ताकि क्लियर हो जाए। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये वैल्यू कैसे आती है, ये एक्सपेरिमेंट की मदद से आती है। बाय मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व्स इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट शामिल होती है ना, उसको मेजर करने से हमारे पास यानी कि फॉर एग्जांपल HCl के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है ना बच्चों, HCl के दरमियान जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए, ये जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, HCl के दरमियान जो बॉन्ड है उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए ना, उस एनर्जी को बोलते हैं बच्चों बॉन्ड एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल HCl बॉन्ड को, इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ना चाहता हूँ ना, इस बॉन्ड को बच्चों तोड़ने के लिए मुझे 427 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। HCl के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी वो हीट की सूरत में देते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट जज़ब होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। आई होप कि बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट भी लिख लेते हैं बच्चों ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मजीद बेहतर हो जाए। इसका यूनिट अभी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यूनिट यहाँ पे भी लिख लेते हैं। यूनिट इसका जो its unit is its unit is किलोजोल पर मोल, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। फैक्टर कौन कौन से फैक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी।
कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चों बॉन्ड एनर्जी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो हम वो फैक्टर्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो फैक्टर है वो है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है वो एक फैक्ट करता है। नंबर 2 पे आपके पास जो चीज फैक्ट करती है वो है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम ये चीज भी क्या करती है, असरअंदाज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो बच्चों कैसे अफेक्ट करता है उस चीज को देख लेते हैं। फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। साथ ही पॉइंट ये है बच्चों, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़ाहिर करते हैं। अगर इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, बिटवीन बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों वो अगर बढ़ता है, इंक्रीज द बॉन्ड एनर्जी, इंक्रीज द बॉन्ड एनर्जी, उससे बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है HF, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे HCl की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना फ्लोरीन की वो होती है 4.0, हाइड्रोजन की होती है बच्चों 2.1, इधर हाइड्रोजन की भी 2.1 ही है, इधर क्लोरीन की आपके पास होती है 3.0। अब देखो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है ना, इसमें 1.9 का डिफरेंस है, इसमें 0.9 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 1.9 का, इन दोनों के जो दरमियान जो डिफरेंस है वो है 0.9 का। तो HF के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज्यादा, तो HF बॉन्ड को तोड़ने के लिए पता कितनी एनर्जी चाहिए, HF बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए बच्चों 565 किलो जॉल पर मोल, और HCl को भी हमने ऊपर पढ़ा था 427 किलो जॉल, देखें 427 किलो जॉल पर मोल। अब देखो बॉन्ड के दरमियान दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, इंक्रीज द बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी भी साथ में क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। समझ आ गई है, जितना ज्यादा फर्क होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कशिश एक और भी साथ ऐड हो जाएंगे, ये पार्शियल पॉजिटिव है ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी आपस में कशिश करेंगे ना एक दूसरे को, तो डिफरेंस ज्यादा होगा तो कशिश क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कशिश ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड के दरमियान जो एनर्जी है उसको, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें मजीद एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। ठीक होगी बात बच्चों, तो ये आपने एक एग्जांपल इसकी देख लेनी है। उसके अलावा अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे, अगर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे, एनर्जी मल्टीपल बॉन्ड जो होती है, यानी कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसकी भी जो बॉन्ड एनर्जी जो है वो बच्चों सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में वो ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट 2 भी मेंशन कर देता हूँ, बुक के ऊपर लिखा था एनर्जीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, द एनर्जीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ग्रेटर देन दोज ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में जो एनर्जी होती है वो बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है। मसलन जो कार्बन कार्बन के दरमियान बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड उससे, और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसके मुकाबले में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी। तो बच्चों आपकी बुक के ऊपर जो है एक टेबल भी बना हुआ है,
तो वो टेबल भी आप लोगों ने देखना, टेबल है 3.1, उसके अंदर जो है आपको मुख्तलिफ बॉन्ड एनर्जीज के बारे में बताया गया है, वो बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों, इसको भी जरा थोड़ा सा लिख लेते हैं। वो कहता है कि बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस, ये वो फासला होता है, बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस is the distance between the nuclei of two atoms forming a covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान जो एटम है उनके दरमियान जो न्यूक्लियर का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। यानी कि दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, दो एटम आपस में बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, तो उनका न्यूक्लियस से लेकर फासला, एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला होता है बच्चों, एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर जो दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला होता है, दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। तो इसका जो यूनिट होता है, ये चीज भी मैं लिखा, इट इज आल्सो फाइंड बॉन्ड लेंथ आर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड बाय फिजिकल टेक्निक। यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ कैसे निकाली जाती है, हम बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों। बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ आर experimentally determined by physical technique। और वो फिजिकल टेक्निक कौन कौन सी है बच्चों? फिजिकल टेक्निक भी हम लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। फिजिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एक तो फिजिकल टेक्निक जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है। एक आपके पास जो है वो एक्स रेज है, एक्स रेज डिफ्रैक्शन है। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। एक आपके पास स्पेक्ट्रल स्टडीज आता है, स्पेक्ट्रल स्टडीज, इनकी मदद से जो है हम बॉन्ड लेंथ में निकाल सकते हैं। इसका जो यूनिट है बच्चों, यूनिट में हम लिख लेते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट साथ साथ भी क्लियर होता जाए। यूनिट के अंदर इसका यूनिट होता है, वो होता है पिकोमीटर। यूनिट इसका होता है बच्चों पिकोमीटर। और आपको पता है कि जो एक पिकोमीटर है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कौन कौन से फैक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड, कौन कौन से फैक्टर जो है बॉन्ड लेंथ के ऊपर असरअंदाज होते हैं? तो नंबर 1 पे आपके पास आता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो पीछे वाले था। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। और लास्ट पे आपके पास द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, द नेचर ऑफ
कोवलेंट बॉन्ड की नेचर मतलब वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, वो डबल है, या वो ट्रिपल है, ठीक है। तो ये नेचर भी इफेक्ट करती है। तो एटॉमिक साइज जो है वो, इसका फैक्ट जो है, एक एटॉमिक साइज भी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं कि एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज। इफेक्ट ऑफ atomic size. Increase in size the atom. Increase in size the atom. In size the atom. अगर एटम के साइज को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। इंक्रीज उससे क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कोवलेंट, उससे कोवलेंट बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी। सारी बात एटम का साइज बड़ा होगा। देखें ना, एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखें, ये दो छोटे छोटे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर एक ही शेल है, ठीक है। अगर ये जुड़ेंगे तो सारी बात इनका जो फासला वो कम हो जाएगा। अगर बच्चों ऐसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं जिनके अंदर दो दो शेल मौजूद हैं या तीन तीन शेल मौजूद हैं, तो उनके दरमियान न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का फासला बच्चों क्या आ जाएगा, जारी बात है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना एटम का साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का फासला भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है। कार्बन जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, वो होती है 180 पिकोमीटर, ठीक है। वो कितनी होती है बच्चों, 180 पिकोमीटर। और कार्बन फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि साइज छोटा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, दैट इज 135। क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन का एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल के अंदर दो, दूसरे शेल के अंदर होते हैं 8, तीसरे शेल तीन, तीन शेल होते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, दो शेल होते हैं इसके अंदर। तो साइज छोटा हो गया ना एटम का, एटम का साइज छोटा हो गया, साथ ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। देखें इसका 180 है, इसकी कितनी 135 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फर्क भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है उसका क्या असर होता है बच्चों। तो इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इंक्रीज, पॉइंट लिख लेते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम के दरमियान बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाए, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, वो क्या करेगी, डिक्रीज दी, उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसकी एग्जांपल आती है, एक बुक पे एग्जांपल भी दी हुई है आपकी, SIF एग्जांपल है बच्चों। आगे हमारा ये जो टॉपिक वो कहता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ जाता है ना, तो उससे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, SIF की बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, बॉन्ड लेंथ SIF4 के अंदर इज अबाउट, वो होती है बच्चों 155 पिकोमीटर। कितनी होती है, 155 पिकोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेट की जाए, कैलकुलेटेड मेथड से की जाए दोनों के दरमियान, कैलकुलेटेड मेथड जो है उसके मुताबिक जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ
SIF की जो बॉन्ड लेंथ है वो कहता है वो आनी चाहिए 181 पिकोमीटर, लेकिन आती इतनी है, आनी तो इतनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि वो कहता है कि SI का जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, SI की बॉन्ड लेंथ जो होती है SI केले की, वो होता है बच्चों 117 पिकोमीटर, एंड फ्लोरीन की जो आपके पास होती है वो होती है 64 पिकोमीटर। ठीक है, तो SI अगर एफ को दोनों को जमा किया जाए तो वो आपके पास आना चाहिए 181 पिकोमीटर, लेकिन आती कितनी है, एक्सपेरिमेंटली जो है वो 181 पिकोमीटर आनी चाहिए, लेकिन SIF4 के अंदर जो है वो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है SI और F की, वो बच्चों आती है 155 पिकोमीटर। ठीक है, इसकी रीजन ये होता है कि द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसकी वजह क्या होती है बच्चों, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, वो कम हो जाती है बच्चों, ये चीजें हमें रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है वो छोटा सा टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। बुक के ऊपर क्या आंसर करना है आप लोगों ने, बुक के ऊपर तो ये सबसे पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 3.3 टॉपिक स्टडी किया था बच्चों, इसको थोड़ा सा इसकी डिफाइन देख लेनी जो मैंने लिखी है, कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो आप लोगों ने देखना, इसको हम चैप्टर 5 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की डिफाइन यहाँ पे दी गई है, इसका यूनिट क्या होता है किलो जूल पर मोल, ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ जो होती है, वो कौन कौन से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग, कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों, एक तो आपके पास यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये मैं टेबल की बात कर रहा, जो टेबल आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह बॉन्ड लेंथ के ऊपर HI का जो वो एच एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसकी जो बॉन्ड जो है वो एनर्जी है वो कितनी होती है 565 किलो जूल, और बॉन्ड HI की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी होती है बच्चों, दैट इज 295 किलो जूल। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड के मुकाबले सिंगल बॉन्ड के मुकाबले। इसी तरह आगे बॉन्ड लेंथ आती है, डिस्टेंस होता है बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ वन, ये इसकी डिफाइन आप लोगों ने करनी है। कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रल स्टडी होती है, इस टेक्निक की मदद से जो है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद जो है वो इसका एक टेबल, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी इसके ऊपर अफेक्ट करती है। ये इसके अंदर मुख्तलिफ टेबल के अंदर जो है मुख्तलिफ बॉन्ड लेंथ आप लोगों को दी गई है। उसके बाद एटम का साइज बढ़ता है, तो उसके साथ जो है बॉन्ड एटम का साइज किस तरह असर होता है, जैसे CL एग्जाम्पल में हमने की है, उसका 180 होता है, CF का तो 135 होता है। इसी तरह एक SIF की भी यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई, ये भी आप लोगों ने देखते हैं। यहाँ तक का जो आपका जो टॉपिक है वो मुकम्मल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस तरह जो है वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर असरअंदाज होता है, यहाँ तक आपने इसको करके आना है। आई होप कि आपको जो लेक्चर जो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।